ठीक है, चालू करते बेटा आज की क्लास। तो बेटा जब हम लोग सर्वे चालू कर रहे हैं तो अब हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए एंड वी शुड ऑल्सो नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग की क्या इम्पोर्टेंस है, तो जब मैं डेफिनेशन पे जाऊँ उसके पहले ही मैं इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेता हूँ। बेटा क्या होता है कि जब भी मुझे किसी प्रोजेक्ट की, किसी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की अगर मैं प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग करता हूँ, किसी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग करता हूँ, तो वो जो भी प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग रहेगी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की, डेट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट सर्वेइंग मेजरमेंट। डेट इज़ बेस्ड ऑन सर्वेइंग मेजरमेंट। तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स है उनकी प्लानिंग एंड डिज़ाइन किस पे निर्भर होती है, आपकी सर्वेइंग मेजरमेंट पे निर्भर होती है। सर्वेइंग के द्वारा जो डाटा आएगा हमारे पास, अब कैसा डाटा आएगा, कैसा डाटा आएगा, हो सकता है कि मान लो कि हो सकता है आप घर बना रहे हो, ठीक है, आपके घर का एरिया कितना है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर डाटा हो गया। मान लो कि मैंने आपको बोला कि आपको रोड बनानी है, ठीक है, दिस इज सिटी 1 एंड दिस इज सिटी 2। दो शहर है आपके पास, सिटी 1 और सिटी 2, इनके बीच में रोड बनानी है। जब आपको रोड बनानी इन दोनों शहरों के बीच में, जब आपको रोड बनानी की इन सिटी 1 और सिटी 2 के बीच में बनानी है, तो इनके बीच की, इन दोनों शहर के बीच की क्या पता होनी चाहिए, आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, विद द हेल्प ऑफ सर्वेइंग मेजरमेंट। आपको डिस्टेंस पता होगी। मान लो कि ये दोनों शहर है, ये दोनों शहर है, मान लो बेटा 20 किलोमीटर है, तो कितने किलोमीटर लंबी रोड बनाओगे आप जो इन दोनों शहरों को जोड़ेगी, कितने किलोमीटर की रोड बनेगी, 20 किलोमीटर की रोड बनेगी। मान लो ये क्या हो गया बेटा, आपका रोड प्रोजेक्ट हो गया है। तो ये रोड प्रोजेक्ट में आपको 20 किलोमीटर की रोड बनानी है। तो दिस इज ऑल डाटा, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी नीड इज रिलेटेड टू सर्वेइंग। ठीक है, सर्वे से रिलेटेड डाटा चाहिए हमें। अब बेटा एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि जब भी मुझे किसी प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन करना है, 1 मिनट, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क, लिखना जरूरी नहीं है, ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको लिखे नहीं, बस समझ लीजिए आप, ठीक है, इसको लिखना जरूरी नहीं है, आप समझ लीजिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, जब भी आप कोई सिविल इंजीनियरिंग वर्क का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, काम चालू कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग वर्क का, तो ये जो काम चालू होगा डेट इज अलोंग सम इस्टेब्लिश पॉइंट्स एंड लाइन। ये जो इस्टेब्लिश पॉइंट्स एंड लाइन्स है, उसके अलोंग ये आपको अपना सिविल इंजीनियरिंग का जितना भी काम है सारा काम करना है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो सर्वेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने सर्वेइंग की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर ली है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि सर्वेइंग होता क्या है, व्हाट इज सर्वेइंग। ठीक है, अब सर्वेइंग क्या होता है, तो डेफिनेशन ऑफ सर्विंग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो बुक में क्या लिखा है, बुक में लिखा है बेटा, इट इज़ एन आर्ट या टेक्निक ऑफ, इट इज़ एन आर्ट ऑफ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग relative positions of points on, above or below earth surface and presenting it graphically और numerically। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके नोट्स भी तैयार कर लिए हैं ताकि बच्चों को क्लास में लिखने में समय वेस्ट नहीं हो। अगर बार बार आपको वीडियो को पॉज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हमने पहले ही आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए, दिस इज द नोट्स दैट आई विल गिव यू। ठीक है, ये हैंड रिटन नोट्स है, ये आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि सर्विंग होती क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है बुकिश भाषा की, पहले मैं बुक की भाषा की डेफिनेशन बता दूँ आपको। सर्विंग इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट्स ऑन above और below अर्थ सरफेस एंड प्रेजेंटिंग इट ग्राफिकली और न्यूमेरिकली। इसका मतलब क्या होता है बेटा, बेटा इसका मतलब ये होता है कि जो आपका अर्थ है, अर्थ का जो सरफेस है, इस पे कुछ पॉइंट होंगे,
कुछ बिलो द अर्थ सरफेस होंगे, कुछ पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस है। तो इनके बीच की जो रिलेटिव पोजीशंस है उसके बारे में पता करना, उसी को हम बोलते हैं सर्वेइंग। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ आपको। ये जो डेफिनेशन है, आई थिंक दिस इज पार्शियल डेफिनेशन। मेरे हिसाब से थोड़ी सी डेफिनेशन को और एक्सपांड करना चाहिए। किस प्रकार से करना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट। पहले मैं आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू इसको बताना चाहूँगा, ठीक है। यार भी को बेटा ये मान लीजिए ये है नॉर्थ दिशा, ये आपकी दक्षिण दिशा साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये बेटा आपका मान लीजिए कि इस जगह पे आपका घर, आपका होम है, ठीक है। यहाँ पर है आपका कॉलेज, यहाँ पर आपका कॉलेज है। अब बेटा मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका कॉलेज, जो आपका घर है, ये है बेटा लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे। तो जब भी मैं रिलेटिव चीज़ बात करूँगा तो मैं विद रिस्पेक्ट टू समथिंग बोलूँगा, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि आपका घर आपके कॉलेज से कितना दूर है, तो मैंने आपके घर से आपके कॉलेज की दूरी की बात करी है। तो आपके घर से आपके कॉलेज की दूरी यहाँ पर कितनी है बताइए, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो रिलेटिव पोजीशंस क्या है आपके घर की, आपके घर की रिलेटिव पोजीशन क्या है कॉलेज से, आपका जो घर है उसकी रिलेटिव पोजीशन क्या है आपके कॉलेज से, रिलेटिव पोजीशन आपके घर की कितनी है, 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और आपका घर कॉलेज से किस दिशा में है, कॉलेज से पश्चिम की दिशा में, ठीक है। कॉलेज से बात करूँगा तो पश्चिम की दिशा में। और अगर आपका आप अगर मैं पूछूंगा आपका कॉलेज किस दिशा में, तो कॉलेज आप क्या बोलोगे, आपका कॉलेज आपके घर से 5 किलोमीटर ईस्ट दिशा में है बेटा, ठीक है, ईस्ट दिशा में है। तो दिस इज ऑल थिंग्स डेट आई एम टेलिंग यू इज रिलेटिवली, ठीक है। रिलेटिवली मैं बात कर रहा हूँ, किसी चीज़ के रिलेटिव में बात कर रहा हूँ। अब बेटा मान लीजिए कि ये जो आपकी कॉलेज की बिल्डिंग है, मान लीजिए, ठीक है, ये आपकी कॉलेज की बिल्डिंग है मान लीजिए। अब यहाँ मैं रिलेटिव पोजीशन के बारे में बात करता हूँ। अब मैंने बोला कि जो आपकी कॉलेज की जो बिल्डिंग है, इसकी हाइट है बेटा 15 मीटर, मान लीजिए 15 मीटर है। और ये आपका घर है, इसको मैं होम लिख देता हूँ यहाँ पे। आपका जो घर है वो बेटा है मान लो 5 मीटर इसकी हाइट है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा कि कितना रिलेटिवली हाइट आपके कॉलेज की जो बिल्डिंग है, कॉलेज बिल्डिंग की हाइट आपके घर की हाइट से रिलेटिवली कितनी ऊंची है, कितनी ज़्यादा है आपके कॉलेज की बिल्डिंग की हाइट आपके घर से। अब यहाँ आप 15 मीटर नहीं बोलोगे, आप मैंने रिलेटिव बोली है, कितनी ज़्यादा है आपकी कॉलेज की बिल्डिंग की हाइट आपके घर से, क्या बोलोगे, 15 - 5, तो 10 मीटर ज़्यादा हाइट है। तो रिलेटिव टर्म में मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ बेटा, जो आपकी कॉलेज की बिल्डिंग है उसकी हाइट आपके घर की जो बिल्डिंग है उससे 10 मीटर अधिक है। तो यही चीज़ रिलेटिवली मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पे मैं एक और चीज़ पूछता हूँ आपसे, एक नया पेज पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, नए पेज पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये आपका मान लीजिए घर है, ठीक है। अब ये आपके घर से, इसको नॉर्थ बोल देता हूँ, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट दिशा बोल देता हूँ, इसको साउथ डायरेक्शन बोल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि जो आपका घर है, आपके घर से कुछ दूरी पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर रिलेटिवली अगर मुझे पूछना है आपका घर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इसके बीच की दूरी है बेटा मान लीजिए 8 किलोमीटर है। आपके घर से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दूरी है बेटा 8 किलोमीटर। तो यहाँ पर रिलेटिव पोजीशंस क्या है आपके घर, रिलेटिव पोजीशंस के बारे में बात करूँगा तो आपका जो घर है
और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसके रिलेटिव पोजीशंस में कितनी डिस्टेंस का अंतर है। तो क्या बोलोगे यहाँ पे कि सर 8 किलोमीटर है इनकी रिलेटिव पोजीशन में अंतर। और क्या बोलोगे अगर मैंने आपसे पूछा जो आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है आपके घर से किस दिशा में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इज इन विच डायरेक्शन, आपके घर से किस दिशा में है, किस दिशा में बेटा, किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट। तो वी आर ऑल्सो डिफाइनिंग डायरेक्शन इन सर्वेइंग। तो मेरे हिसाब से अगर कहीं कहीं एग्जाम में क्या हो सकता है कि सर्वेइंग की डेफिनेशन हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि सर्वेइंग इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग relative positions of points on above or below our surface and presenting it graphically और numerically। जैसे जो डाटा है उसको आपको मान लो 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, अब यहाँ पर मैंने उसको यहाँ पर कॉलेज, ये आपका घर है और ये क्या है आपका, सॉरी 1 मिनट, ये आपका घर है और ये जो है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इसको मैंने ग्राफिकली प्रेजेंट करा है। ठीक है, ग्राफिकली मैंने प्रेजेंट करा है, कितना है 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो प्रेजेंट भी करना है, ये भी सारी चीज़ें सर्वेइंग में आ गई है। अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हम लोग किस प्रकार से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। ये आप लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम डायरेक्ट, ये मैं क्योंकि ये पीडीएफ में लिखा नहीं है तो आप इसमें डेफिनेशन को बढ़ा सकते हैं कि सर्विंग इज आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग relative positions of point on, above, below or surface and presenting it graphically and numerically with the help of some direct and indirect method। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। ठीक है ना। एंड इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ क्या करेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ हम यहाँ पे डिस्टेंस, एलिवेशन एंड डायरेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक ब्रॉड डेफिनेशन हो गई हमारी सर्वेइंग की। ठीक है बेटा, तो दिस इज ए बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग। तो यहाँ पर मुझे आशा है कि आपको सर्वेइंग की जो डेफिनेशन है समझ में आ गई होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर बेटा मैं बात कर लेता हूँ कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग होता क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू दिस नोट्स, नो नीड टू राइट। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम लोग अभी तो फटाफट अब क्लास आगे बढ़ाते हैं हमारी, काफ़ी टाइम हमने डेफिनेशन में लगा दिया है। तो पहला तो क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वेइंग का, रिलेटिव पोजीशंस फाइंड आउट करना। क्या है बेटा, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है ना। तो और रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट को मेजर करना, ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया है। अब ना बेटा एक और चीज़ है जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि मान लीजिए कि आपको कोई प्रपोज स्ट्रक्चर बनाना है। मान लो कि कोई प्रपोज स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि बेटा आपको एक फैक्ट्री बनानी है। क्या बनानी है आपको, फैक्ट्री बनानी है। तो अब फैक्ट्री बनानी है तो कहाँ पर आपका स्टोर रूम होगा। ठीक है, फैक्ट्री में स्टोर रूम भी होता होगा। ठीक है, और कहाँ पर फैक्ट्री में मान लो कि कहाँ पर मतलब और क्या लेबर रूम कहाँ पर होगा, जो भी रूम होते होंगे वहाँ पे फैक्ट्री की नीड के अकॉर्डिंग ही होते होंगे। ठीक है, कहीं पे वाटर टैंक होगा फैक्ट्री में किसी जगह पर। तो ये सारी जहाँ पे भी जो भी चीज़ बनेगी आपकी फैक्ट्री में, जो भी ऐसे जो भी चीज़ स्टोर रूम वाटर टैंक जहाँ भी जो भी बनेगी, तो इनको बनाने से पहले या फिर कहीं पे आपको कॉलम देना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लेआउट देना पड़ेगा, है ना। मार्कआउट करना पड़ेगा प्रॉपर स्ट्रक्चर को ऑन द ग्राउंड। जैसे मान लीजिए कि आपको घर बनाना है तो आपको पहले बताना पड़ेगा यहाँ कॉलम दूंगा, एक कॉलम यहाँ दूंगा, एक कॉलम यहाँ दूंगा, एक कॉलम यहाँ दूंगा। तो आप क्या कर रहे हैं, घर बनाने के दौरान भी, आपके घर बनाने के दौरान भी आप क्या कर रहे हैं, आप लेआउट दे रहे हैं। तो लेआउट और मार्कआउट है ना, जो प्रपोज स्ट्रक्चर है उसको मार्कआउट कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड सरफेस। आपने देखा होगा चूना पाउडर डालते घर बनाने से पहले हम एक लेआउट दे देते हैं। ठीक है, तो दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट सर्वेइंग।
यहाँ पर लिखा है टू लेआउट और मार्क आउट प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड, नो नीड टू राइट। एंड आगे बढ़ते हैं, टू डिटरमाइन रिलेटिव क्वांटिटीज लाइक एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, कितने एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल लगेगा। मान लीजिए कि आपको एम्बैंकमेंट बनाना है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल लगेगा, तो ये चीज़ें फाइंड आउट करना। एक एक मैंने यहाँ पे टॉपिक का जिक्र भी किया था आपसे। देखिए, मैं पेन का कलर बदल लेता हूँ ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। ये पेन का कलर बदल लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखो मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें को हम कोरिलेट करते जाएंगे आगे आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारी थ्योरी में। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर लिखा है कि सर्वे में जब आप रिलेटिव पोजीशन का पॉइंट निकालेंगे तो उन्हें आप क्या करेंगे, प्रेजेंट भी करेंगे। तो यू विल प्रेजेंट इट आइदर न्यूमेरिकली और ग्राफिकली। मान लीजिए कि बेटा यहाँ पर दो सिटी है, मान लो ए बी। ठीक है, ए से कोई सिटी का नाम बता दो आप। ए से मैंने बोला बेटा आगरा। ठीक है, और मान लो कि दूसरी सिटी है कोई सी। ठीक है, अब आगरा से मैंने बोला बेटा प्रयागराज। ठीक है, आगरा से प्रयागराज, इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी बेटा, कुछ ना कुछ दूरी होगी। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी को मान लो कि यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया था मैंने ए और बी पॉइंट दिया है मैंने, यहाँ पर मैंने दो पॉइंट लिए थे इस एग्जांपल में, ए और बी। ठीक है, इन ए और बी पॉइंट के बीच की दूरी है बेटा 10 मीटर। तो मैंने इसको यहाँ पे न्यूमेरिकली भी बता दिया, ए बी इक्वल टू 10 मीटर। मतलब ए और बी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर। ये मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकली बता दिया। लेकिन मैं इसको ग्राफिकली भी बता सकता हूँ कि एक ए पॉइंट यहाँ मार्क कर दिया, उसको ए बोल दिया, बी पॉइंट मार्क कर दिया, और यहाँ पर इनको लाइन से ज्वाइन कर दिया और बोल दिया 10 मीटर। ये मैंने लिख दिया। तो ग्राफिकली भी मैं अपने मेजरमेंट्स को बता सकता हूँ इन सर्वे। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज डन इन द फॉर्म ऑफ प्लान और मैप। ठीक है, प्लान और मैप आपने देखा होगा, सोशल साइंस पढ़ी होगी आपने बचपन में, तो भारत का नक्शा। ठीक है, भारत का मैप देखा होगा आपने, और आपने प्लान देखा होगा, घर का प्लान वगैरह बना सकते हैं, तो उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम। जो सर्वेइंग का जो सर्वेइंग करने के बाद जो डाटा आता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्लान जो बनता है डेट इज ऑन लार्ज स्केल। अब जो प्लान है, मान लीजिए कि जो प्लान है, स्केल के बारे में मुझे बताना है आपको। ठीक है, अगर स्केल का मतलब किसी बच्चे को नहीं समझ में आता तो घबराइए नहीं, स्केल का मतलब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम वापस से ले लेंगे। ठीक है, मैप तो आपको पता ही है, नक्शा बोलते हैं हम लोग। तो जो हमारा मैप रहता है डेट इज ऑन स्मॉल स्केल। अब स्केल क्या होता है बेटा, व्हाट इज स्केल? स्केल को मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस ऑन मैप या प्लान अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। ठीक है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ बेटा अपना, इसको मैं बोल देता हूँ अपना व्हाट, इसको मैं वो इसको इस रेशो को मैं बोल देता हूँ अपना स्केल। डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड को मैं बोल देता हूँ अपना स्केल, इस रेशो को मैं बोल देता हूँ। ठीक है, मान लो कि बेटा आपको, ठीक है, मान लो बेटा कि मान लो कि दो सिटी है, सिटी नंबर ए, सिटी नंबर बी। इनके बीच की दूरी है बेटा मान लीजिए 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। अब मैंने आपको बोला कि A4 साइज़ का मैंने आपको पेपर दे दिया। किस साइज़ का? A4 साइज़ का पेपर दे दिया।
और बोल दिया कि बेटा इनको प्लॉट करो, तो क्या आप 10 किलोमीटर लंबा पेज दिया क्या मैंने आपको? मैंने तो आपको A4 साइज़ का पेपर दिया, काफ़ी छोटा पेपर होता है। तो आप यहाँ पर 2 पॉइंट बना सकते हैं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी। और आप यहाँ पे 10 किलोमीटर को 10 सेंटीमीटर से बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने आपसे पूछा स्केल क्या होगा, तो आपने डिस्टेंस ऑन मैप कितना लिया था यहाँ पर ए और बी के बीच में? 10 सेंटीमीटर। और एक्चुअल में ग्राउंड पे डिस्टेंस कितना था बेटा? वो 10 किलोमीटर। तो यहाँ से जो आपका स्केल है, अगर नहीं समझ में आए तो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो डोंट वरी। क्या हो रहा था, स्केल जो होता है डिस्टेंस ऑन मैप या प्लान टू द रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, ये होता है आपका। जो 10 किलोमीटर की दूरी थी उसको आपने नक्शे पे 10 सेंटीमीटर से बताया, तो स्केल क्या हो जाएगा? 1 मिनट। कभी कभी डिजिटल पेन से जो हम लिखते हैं तो कुछ समस्या आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। अब 10 किलोमीटर कितना होता है? पहले तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट करा, फिर इसको सेंटीमीटर में करा। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर? स्केल कितना हो गया? स्केल क्या हो गया? 1:10⁵ ये आपका स्केल हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने बता दी, इसमें आपको स्केल की सहायता लगेगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्पॉट लेवल नाम का जो टर्म है उसके बारे में आप जान लीजिए। स्पॉट लेवल क्या होता है? स्पॉट लेवल आर हाइट ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट्स। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल पॉइंट की जो हाइट है इसको हम स्पॉट लेवल बोलते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट्स का, उस पर्टिकुलर स्पॉट का जो लेवल है, उसकी जो हाइट है उसको हम स्पॉट लेवल बोलते हैं। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी है कंटूर। तो कंटूर मैंने आपको क्या बताया था? कंटूर क्या है? दिस आर द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग, दिस आर, कंटूर क्या होता है? दिस आर द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग सेम एलिवेशन। ऐसे पॉइंट जिनकी सेम एलिवेशन, सेम हाइट हो, उसको हम बोलेंगे कंटूर। ये भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ पर बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। तो जो हमारा कंटूर जो रहता है, इट विल गिव यू मी ए बेटर विजुअलाइजेशन, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो कमिंग अप, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? ठीक है बेटा, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हमारी धरती है ना, अर्थ है, तो इसके कुछ ना कुछ शेप होता होगा। ठीक है, लगभग 40 से 45 मिनट हो चुका है हमारी क्लास को, तो अब हम थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं, और हम पहले ही पढ़ने पे थे, अब जल्दी फटाफट पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर शेप ऑफ द अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारी सर्वेइंग को हम आगे बढ़ाते हैं उसके पहले हमें पता होना चाहिए हमारा अर्थ का शेप कैसा होता है। तो बेटा अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग शेप के बारे में बात की गई है। कोई बोलता है कि जो हमारा अर्थ का शेप है वो ओब्लिक स्फेरॉइड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये देखा गया है कि जो हमारी पोलर एक्सिस है, अब आप यहाँ पर अपनी अर्थ बना रहा हूँ मैं आपको, ये नॉर्थ पोल है बेटा, ये साउथ पोल है। आप क्या है कि यहाँ पर इन्हें जोड़ दीजिए, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो पोलर एक्सिस होती है डेट स्मॉल, यहाँ से आपका इक्वेटर वाली एक्सिस जाएगी। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि जो आपकी पोलर एक्सिस है, पोलर एक्सिस कौन सी एक्सिस? लाइन जॉइनिंग व्हाट? एक्सिस जॉइनिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है आपका कि ये जो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जो दूरी है, दैट इज समवॉट स्मॉल एज कम्पेयर टू द इक्वेटर, इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्थ का शेप है डेट, ये कैसा होना चाहिए? ओब्लिक स्फेरॉइड होना चाहिए अर्थ का शेप। थोड़ी बस की गूगल से इमेज देख लेते हैं। ओब्लिक स्फेरॉइड शेप इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोल रहा है। Why is Earth called an oblate spheroid? We are discussing about the shape of the Earth. Earth is an oblate spherical spheroid with diameter this and this, with diameter at equator, that is
43 किलोमीटर, दैट इज 43 किलोमीटर लार्जर देन एट पोल्स। पोल पर जो डायमीटर है वो छोटा है। मैंने नोट्स में कितना लिखा है, 43.5, अप्रॉक्सीमेटली 43 मान लीजिए आप, 43.5 या 43, ठीक है, नोट्स में मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये मैंने शेप भी बता दिया। अब दूसरी जो थ्योरी होती है बेटा, वो बोलती है कि जो अर्थ का शेप है डेट इज इलेप्सॉइड, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ है, 1 मिनट, ये जो आपका अर्थ है, यहाँ पर बीच में इक्वेटर होगा। अगर आप इक्वेटर के यहाँ पे कट करेंगे तो अर्थ को आप दो पोर्शन में देखोगे। इक्वेटर के यहाँ मैंने बेटा क्या करा है, कट करा है, कट मार्क लगाया है। तो आपको यहाँ पर जो शेप ऑफ द अर्थ दिखेगा डेट इज समवट लाइक इलेप्सॉइड। आप देखिए, इक्वेटर सेक्शन इज ऑफ इलेप्टिकल नेचर। थोड़ा शेप देख लेते हैं किस प्रकार का शेप होगा। देखिए यहाँ पे इस प्रकार का शेप होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा चीज़ें तेज़ी से निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक थ्योरी ये भी बोलती है कि जो शेप ऑफ द अर्थ है वो ओवलाइट होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है बेटा, जो ओवलाइट शेप कैसा होता है, पहले तो अंडे जैसा होता है क्या? ओवलाइट मतलब अंडे जैसा शेप होता है क्या? अब यहाँ पर ओवलाइट क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है आपका, इट इज स्लाइटली लार्जर एज कंपेयर टू नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो एक थ्योरी बोलती है कि जो अर्थ का शेप है वो ओवलाइट जैसा भी हो सकता है। अब देखो शेप भी देख लेते हैं ऑनलाइन, ओवलाइट, ये देखिए आप शेप मैंने यहाँ पर डाला है ओवलाइट। तो देखो क्या निकल के, ये क्या इमेज है, ये गूगल ने कौन सी इमेज दी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ओवलाइट रिसेंबलिंग एन ओवल इन शेप, समवॉट ओवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे जो है, चलो, ठीक है, तो अब बेटा ये पाया गया कि ऐसा कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है जो कम्प्लीटली हमारे अर्थ के शेप को डिफाइन करे। देर इज नो ज्योमेट्रिकल फिगर दैट कैन कम्प्लीटली डिफाइन द शेप ऑफ द अर्थ। तो एक नया नाम दिया गया जियोइड। तो ये नया नाम, तो एग्जाम में कभी आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, तो क्या नाम दोगे आप, क्या लिखोगे वहाँ पे शेप ऑफ द अर्थ अगर आपसे पूछा गया, तो आंसर क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। अब जियोइड क्या होता है, इसको भी फोटो के माध्यम से देख लेते हैं। जियोइड कैसा होता है? जियोइड इज द शेप दैट द ओशन सरफेस वुड टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, ग्रेविटी एंड रोटेशन ऑफ अर्थ अलोंग। ठीक है, तो ग्रेविटी और रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण जो ओशन सरफेस जो शेप लेता है उसको जियोइड बोलते हैं। अब गूगल पर इमेज देख लेते हैं। ठीक है, तो देख कितनी सारी इमेज खुल गई है। तो आप कभी भी कोई समस्या है, किसी शेप को समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप गूगल पे जाकर उसकी इमेज देख लीजिए, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएगी बेटा। चलो आगे बढ़ते। अब यहाँ पर बेटा एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है मैंने नोट में, कि फॉर गिवन कैलकुलेशन द शेप ऑफ द अर्थ इज अज्यूम टू बी स्पेरिकल। एक क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको, एक क्वेश्चन भी करूंगा जहाँ पर रेडियस ऑफ द अर्थ हम लेके एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम रेडियस ऑफ अर्थ को कुछ अज्यूम करेंगे। अब जब रेडियस अज्यूम करा स्फीयर की, तो रेडियस तो क्या होगा बेटा, हर दिशा में सेम ही होता है, रेडियस तो एक ही होगा ना। तो फॉर कैलकुलेशन पर्पज शेप ऑफ द अर्थ हम कैसा मानेंगे, स्पेरिकल मान के कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म है लेवल सरफेस। व्हाट इज लेवल सरफेस, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। लेवल सरफेस होता क्या है?
लेवल सरफेस क्या होता है? तो लेवल सरफेस बेटा क्या होता है? कर्व सरफेस रहता है, दैट इज पैरेलल टू द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो है अर्थ का सरफेस है, मान लो ये अर्थ का सरफेस है बेटा आपका, तो अर्थ का सरफेस आपको कैसा दिखता है? प्लेन दिखता है कि कर्व दिखता है? ये अर्थ का सरफेस है, कैसा दिखता है आपको? अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा है? कर्व्ड सरफेस है। और अगर इस कर्व सरफेस के पहले कोई सरफेस है, इसको मैंने यहाँ नाम दिया है लेवल सरफेस, इसको मैंने नाम दिया है लेवल सरफेस। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो लेवल सरफेस है ये कर्व सरफेस है जो कि पैरेलल है हमारे स्पेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ के। और ये सच दैट कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, पेन का कलर बदल लेते हैं हम लोग। अब ये जो लेवल सरफेस पे कोई भी पॉइंट आप लीजिए, कोई सा भी पॉइंट उठा के लीजिए, तो यहाँ पर कोई सा भी अगर आप पॉइंट लेंगे तो ये एवरी पॉइंट ऑन लेवल सरफेस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का सेंटर है, अर्थ के मध्य से लेवल सरफेस पे जितने भी पॉइंट है वो सब बराबर दूरी पे, इक्वी डिस्टेंस। एवरी पॉइंट ऑन लेवल सरफेस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये पॉइंट को नोट आउट करना है आपको। तो फ्रॉम द थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं हम लोग, एवरी एलिमेंट ऑन लेवल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द प्लम लाइन एट दैट पॉइंट। अब बेटा यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक और चीज़ बताने वाले हैं हम लोग। ये मान लीजिए ये आपकी है प्लम लाइन। अब यहाँ पर ये बोला है मैंने, यहाँ पर मैंने ये बोला है कि जितने भी एलिमेंट है या जितने भी पॉइंट है लेवल सरफेस पे, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे प्लम लाइन की। अब ये प्लम लाइन क्या होती है? प्लम लाइन होती है वो लाइन जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी बताती है। 1 मिनट, 1 मिनट। ये जो आपकी प्लम लाइन होती है, ये जो आपकी प्लम लाइन होती है, दिस प्लम लाइन यूज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। जो हमारा ग्रेविटी है उसका डायरेक्शन हमें क्या देती है? प्लम लाइन देती है। तो अगर मैंने आपसे बोला कि द लाइन विच शो द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो कौन सी लाइन होगी बेटा? प्लम लाइन होगी। इसको हम प्लम बॉब की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ पर एक और चीज़ निकल के आ रही है, लेवल, हाँ लेवल, लेवल लाइन क्या होती है? तो जो लेवल लाइन होती है, लाइन इन द लेवल सरफेस, लेवल सरफेस पे एक जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लेवल लाइन। अब मेरा जो लेवल सरफेस है, ये सरफेस कैसा है बेटा? है ना, ये जो मेरा अर्थ का सरफेस है मान लीजिए, ये लेवल सरफेस है। अब ये हमारा जो लेवल सरफेस है डेट इज ऑल्सो कर्व। तो क्या बोल सकता हूँ कि कर्व सरफेस पे अगर कोई लाइन है तो वो वाली लाइन क्या होगी? वो भी कर्व्ड ही होगी, क्योंकि हमारा जो लेवल सरफेस है डेट इज कर्व, तो लेवल लाइन इज ऑल्सो व्हाट? कर्व्ड। तो ये एक पॉइंट निकल के आ रहा है। अगले पॉइंट पे आइए, हॉरिजॉन्टल प्लान क्या होता है? अब हॉरिजॉन्टल प्लान क्या होता है, एक मिनट देखिए। मान लीजिए बेटा ये आपका अर्थ का सरफेस है, ठीक है। अब अर्थ के सरफेस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो कि दिस इज वन पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट से अगर मैं टेंजेंशियल प्लान ड्रॉ करूँगा तो दैट टेंजेंशियल प्लान इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लान। कैसे? ये आपका अर्थ का सरफेस है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। कई बार क्या होता है कि जब हम डिजिटली पढ़ाते हैं तो हमारी ड्राइंग जो है उतनी अच्छे से नहीं आ पाती, हम ड्राइंग उतने अच्छे से नहीं कर पाते। आई होप कि आपको मेरी ड्राइंग समझ में आ रही है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, तो
मैंने यहाँ पर बनाने का प्रयास करा है। ठीक है, आप ये वाली ड्राइंग देख लीजिए, ये मैंने अर्थ का सरफेस बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल प्लान बनाया है। ठीक है, और यहाँ मैंने बनाया है किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक मिनट, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए आप। तो यहाँ पर मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल प्लान एट ए पॉइंट इज टेंजेंशियल प्लान टू द अर्थ सरफेस। अब ये टेंजेंशियल प्लान है, तो यहाँ से जो प्लम लाइन है इट विल बी परपेंडिकुलर टू इट और नॉट परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेटा जो आपका, यहाँ पर जो आपका जो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल प्लान होता है आपका, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लम लाइन। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कुछ चीज़ें हैं दैट इज रिलेटेड टू स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, तो वो हमको कवर कर लेनी चाहिए। शॉर्ट में करेंगे, ज़्यादा इसको डीपली नहीं करेंगे क्योंकि फंडामेंटल से तो रिवाइज करना है हमको, ज़्यादा इससे क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, बट वी शुड नो इट, वी शुड नो इट इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, एक मिनट। तो बेटा यहाँ पर जो मैं एक नया टर्म जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वो है ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल क्या होता है बेटा, ग्रेट सर्कल क्या होता है कि एक इमेजनरी सर्कल विच passes through the center of the earth, that is called imaginary circle। अब क्या होता है कि क्या हो सकता है, ये क्या इक्वेटर हो सकता है, लॉन्गिट्यूड हो सकता है, यहाँ पर जितने भी सर्कल है आपने देखी होगी, तो मैं आपको क्या ऑनलाइन बता दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्लियर व्यू आ जाएगा, है ना, क्लियर व्यू आ जाएगा। क्लियर व्यू आ जाता है ग्रेट सर्कल, गूगल पे इमेज देख लेंगे तो काफ़ी अच्छी सी चीज़ें समझ में आएगी आपको। देखिए आप, ये देखिए, ये है आपका ग्रेट सर्कल, ये अर्थ का सरफेस है। यहाँ पर ये जो सर्कल है, यहाँ पर ये जो सर्कल है, यहाँ पर जो सर्कल है इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इस सर्कल को यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ से जो सर्कल जा रहा है दैट सर्कल इज कॉल्ड व्हाट, योर ग्रेट सर्कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्पेरिकल ट्राइंगल। तो बेटा स्पेरिकल ट्राइंगल इज दैट ट्राइंगल विच इज फॉर्म ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर एट द सरफेस ऑफ स्फीयर बाय इंटरसेक्शन ऑफ थ्री ग्रेट सर्कल। अभी मैंने आपको बताया था ग्रेट सर्कल, जब ये ग्रेट सर्कल क्या हो बेटा, आपस में इंटरसेक्ट हो किसी पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पे आपके ग्रेट सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मैं प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बोलता तो अगर तीन लाइन, अगर प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बोलता तो क्या बनता, ट्रायंगल बनता, प्लेन ट्रायंगल बनता। लेकिन जब ग्रेट सर्कल की जब आर्क्स इंटरसेक्ट होगी तो जो ट्रायंगल बनेगा तो उसको मैं क्या बोलूँगा, स्पेरिकल ट्रायंगल बोलूँगा बेटा। यहाँ पर अब यहाँ पर आर्क, यहाँ पर दो, ये बार एक ग्रेट सर्कल ये जा रहा है, एक ग्रेट सर्कल ये जा रहा है, ये कहीं पे इंटरसेक्ट हो रही है, इसको मैंने पॉइंट ए बोल दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पॉइंट बी पॉइंट सी भी मिलेगा। तो स्पेरिकल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल which is form of the surface of sphere by intersection of three great circle। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको, द आर्क एनक्लोजिंग द स्पेरिकल ट्रायंगल इज कॉल्ड इज साइड। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये कौन सी ए बी साइड हो गई, ये ए सी साइड हो गई, ये बी सी साइड हो गई। ठीक है, दिस आर्क आर द साइड, है ना।
एंड द एंगल इन विच दिस आर्क इंटरसेक्ट, जिस एंगल पे ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही है उसको मैं बोलूँगा स्पेरिकल एंगल। ठीक है, अब स्पेरिकल एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, इनको हम डिफाइन किस प्रकार से करेंगे? यहाँ से बेटा ये जो पॉइंट है यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, मैं आपको अगले पेज पे इमेज ही बता देता हूँ। आई थिंक दिस इज इनकम्प्लीट। ठीक है, ये शायद स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। ये आप देखिए यहाँ पर, ये आपका पॉइंट बी है। ए और बी को मैंने यहाँ पहले ज्वाइन करा, फिर ए से सी को ज्वाइन करा, तो आप देखेंगे यहाँ पर पॉइंट ए मिल रहा है। ए बी आर्क और ए सी आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पर पॉइंट ए मिल रहा है आपको। अब क्या है कि मुझे अगर स्पेरिकल ट्रायंगल स्पेरिकल एंगल निकालना है तो तो A1 से आप यहाँ पर एक टेंजेंट, A1 के यहाँ से आप एक टेंजेंट डालोगे। सिमिलरली आप A2 के यहाँ से टेंजेंट डालोगे। दैट टेंजेंट विल पास थ्रू विच पॉइंट? ए पॉइंट। यहाँ जो एंगल बनेगा बेटा, दिस एंगल इज व्हाट? स्पेरिकल एंगल A1 A2। ठीक है, तो दिस इज द एंगल between tangent to the great circle drawn at the point of intersection। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जगह पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो जो एंगल मिलेगा तो उस एंगल को आप क्या बोलोगे? स्पेरिकल एंगल बोलोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्पेरिकल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे बेटा? ये जो आपका ए बी जो साइड था, ए बी जो साइड था, इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ होगी जितना एंगल बनेगा बाय डेट साइड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर आप देखिए, ये ए बी साइड था आपका, ये सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है वो होगा आपका, ये ए बी साइड जो है सेंटर ऑफ द अर्थ पे जितना एंगल बना रहा है, दिस इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्पेरिकल ट्रायंगल। और कौन सा साइड है यहाँ पर? ए बी साइड। आप यहाँ पढ़ सकते हैं द एंगल सस्टेंटेड बाय डेट साइड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर जो ए बी साइड है, वो ए बी साइड की अगर मैंने आपसे लेंथ पूछी तो कितनी लेंथ होगी ए बी साइड की? दैट इज थीटा 1। थीटा 1 इज द लेंथ ऑफ साइड ए बी, है ना। अब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ए सी, तो कितना आ जाएगा? थीटा 2। सिमिलरली थीटा 3 किसका आ जाएगा? बी सी का आ जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट सेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेरिकल ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेरिकल ट्रायंगल पे आ जाइए आप लोग। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो ईच साइड जो है, अब मैंने यहाँ पे साइड को, लेंथ ऑफ साइड मैंने किसके टर्म में बताई है? एंगल के टर्म में बताई थी मैंने, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। तो जितना भी साइड है उसकी अगर मैंने आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 180। 180 से ज़्यादा तो होगी नहीं। ठीक है, तो ईच साइड मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी होती है स्पेरिकल ट्रायंगल की, ईच एंगल शैल बी लेस देन 180 डिग्री। अब एंगल किसे बनाया था आपने? टेंजेंट जहाँ पर भी आपका इंटरसेक्शन हो रहा था, जहाँ पर भी आपका आर का इंटरसेक्शन हो रहा था, मान लो ये था, वहाँ उस जगह पे आप क्या करोगे? वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस साइड के अलोंग। ठीक है, तो जो एंगल बनेगा दैट इज स्पेरिकल एंगल। ठीक है, तो ईच एंगल शैल बी लेस देन 180 डिग्री, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल कितना होगा आपका? 180 डिग्री होगा। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ थ्री साइड शुड बी लेस देन 360 डिग्री। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। ठीक है, द सम ऑफ थ्री एंगल्स मस्ट बी बिटवीन 180 टू 540 डिग्री। 180 डिग्री टू 540 डिग्री, यानी किसके बीच में हो सकती है? अब ये क्या हो सकता है एग्जाम में? 180 डिग्री टू 540 डिग्री, इसको ये इस प्रकार से भी बोल सकता है, पाई से 3 पाई के बीच में होनी चाहिए।
ठीक है। टू राइट एंगल, टू राइट एंगल से सिक्स राइट एंगल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। 180 डिग्री को मैंने यहाँ पे क्या बोला, 180 से 540 डिग्री बोला है मैंने, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में पाई टू 3 पाई के बीच में होनी चाहिए लिख दिया। इसी को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, टू राइट एंगल से ये वैल्यू सिक्स राइट एंगल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज है। द सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर एक साइड 90 डिग्री का है तो जो स्पेरिकल ट्राइंगल है, दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल ट्राइंगल। यहाँ पर लिखा है मैंने बेटा। ठीक है। स्मॉलर एंगल इज अपोजिट द स्मॉलर साइड। ठीक है। अगर ये जो है आपका ए बी साइड छोटा होता है तो एंगल भी छोटा सस्टेन करता हो। अगर ए बी साइड बड़ा होता तो जो एंगल सेंटर ऑफ द अर्थ पे सस्टेन होता तो वो बड़ा एंगल बनाता। ठीक है। और यहाँ पर एक और पॉइंट है, द सम ऑफ थ्री साइड स्फेरिकल ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन सर्कमफेरेंस ऑफ ग्रेट सर्कल। ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल एक्सिस क्या होता है। नेट चलो, स्फेरिकल एक्सिस क्या होता है बेटा। मान लीजिए कि जो आपका सम ऑफ एंगल्स है, जो आपका सम ऑफ एंगल्स है, इसके इसके बारे में मैंने आपको क्या बोला, द सम ऑफ एंगल्स और स्फेरिकल ट्राइंगल वो किसके बीच में होना चाहिए, किसके बीच में होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 180 से 540 के बीच में, है ना। मान लो कि ये हो गया आपका 200 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने अगर आपसे पूछा कि स्फेरिकल एक्सिस कितना होगा, ठीक है, तो 180 डिग्री इसमें से घटाइए तो जो वैल्यू आएगी वो आपका हो गया स्फेरिकल एक्सिस। मान लीजिए कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल है, वो आपका हो गया बेटा 250 डिग्री। और स्फेरिकल एक्सिस कितनी है, 180 डिग्री से ज़्यादा जो अमाउंट एक्सिस में जा रहा है तो उतने अमाउंट को हम बोलेंगे स्फेरिकल एक्सिस। ठीक है। तो द अमाउंट बाय विच सम ऑफ एंगल्स ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल एक्सीड 180 डिग्री इट इज कॉल्ड स्फेरिकल एक्सिस। कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें थी। ठीक है। उसको डिस्कस करा हमने। आगे बढ़ते हैं। आगे है जो टॉपिक, आगे जो टॉपिक है वो आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। सर्वे के क्लासिफिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। जो बेटा जो अब सर्वे के क्लासिफिकेशन में मैं आ रहा हूँ, तो सर्वे का जो भी क्लासिफिकेशन है इसको मैं तीन कैटेगरी में कर देता हूँ। या तो किस जगह पे मैं सर्वे कर रहा हूँ, रिलेटेड टू नेचर ऑफ फील्ड ऑफ सर्वे। जिस जगह पे मैं सर्वे कर रहा हूँ, या तो मैं पानी में सर्वे कर रहा हूँ या ज़मीन पे सर्वे कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं सर्वे का क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ। या फिर किस पर्पस से, या तो मैं इंजीनियरिंग पर्पस से सर्वे कर रहा हूँ या फिर कुछ जियोलॉजिकल पर्पस होगा तो उसके हिसाब से भी मैं सर्वे का क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ। या फिर मैं किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रहा हूँ अपने सर्वे के दौरान, उसके हिसाब से भी मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे कर सकता हूँ। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है। लेकिन इसके पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन सर्वेइंग एंड सॉरी जियोडेटिक सर्वेइंग, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर दिस इज फर्स्ट, दिस सेकेंड, थर्ड। ठीक है। तो बेटा इन तीन कैटेगरी के हिसाब से मैं मेरे सर्वे को क्लासीफाई करूँगा। लेकिन क्या होता है, लेकिन क्या होता है आपको क्या पता है, हमारा जो अर्थ है डेट इज कर्व्ड। हमारा जो अर्थ सरफेस है वो कैसा सरफेस है बेटा, कर्व सरफेस है। तो एक और कैटेगरी बनती है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे की,
एक और कैटेगरी बनती है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे की, बेस्ड ऑन व्हाट, कार्वेचर ऑफ अर्थ। जो हमारा अर्थ का कार्वेचर है, कार्वेचर ऑफ अर्थ, उसके हिसाब से एक और कैटेगरी बनती है, अकॉर्डिंग टू विच वी विल क्लासीफाई अवर सर्वेइंग इनटू टू क्लासेस। द फर्स्ट क्लास इज प्लेन सर्वेइंग, अनदर क्लास इज व्हाट, जियोडेटिक सर्वेइंग। ठीक है बेटा। अगर मैं अर्थ के कार्वेचर को, अगर जब मैं सर्वे का कार्य करता हूँ और अर्थ के कार्वेचर को अकाउंट में लेता हूँ, टेक्स इनटू अकाउंट, एक मिनट यहाँ पे मैंने कुछ भूल कर दी है। प्लेन में नॉट टेकन इनटू अकाउंट लिखना है आपको, और अर्थ कार्वेचर टेकन इनटू अकाउंट, जियोडेटिक सर्वे। ठीक है। तो बेटा ये नोट को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर एक छोटी सी गलती लिख दी थी, गलती हो गई थी यहाँ पे। जब मैं अर्थ को एक कार्वेचर को अकाउंट में नहीं लेता हूँ, तो जो सर्वेइंग की शाखा निकलेगी उसको मैं बोलूँगा प्लेन सर्वेइंग। जब मैं अर्थ की कार्वेचर को अकाउंट में लेता हूँ तो मैं अर्थ को कैसा मानूंगा, कर्व मानूंगा। तो जो ब्रांच ऑफ सर्वेइंग निकलेगी उसको मैं बोलूँगा जियोडेटिक सर्वेइंग। तो यहाँ से एक छोटी सी मिस्टेक थी नोट्स में। जब आप अर्थ के कार्वेचर को नॉट टेक टेक इनटू अकाउंट करोगे, जब आप अर्थ के कार्वेचर को नहीं लोगे, यानी आप अर्थ सरफेस को फ्लैट मानोगे, तो ब्रांच ऑफ सर्वेइंग को आप प्लेन सर्वेइंग बोलोगे, अदरवाइज आप जियोडेटिक सर्वेइंग बोलोगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक थी नोट्स में, इसको मैं करेक्ट करके आपको दूंगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा प्लेन सर्वेइंग है, जो हमारा प्लेन सर्वेइंग है, जब मेरा स्मॉल सरफेस है, जब मेरा स्मॉल सरफेस है, स्मॉल एरिया है बेटा, तो मैं अर्थ के सरफेस को क्या तब मान सकता हूँ, फ्लैट मान सकता हूँ, फ्लैट मान सकता हूँ। ठीक है। तो जब मेरा स्मॉल एरिया पे मैं सर्वे करूँगा, तब मैं अपने सर्वेइंग की ब्रांच को प्लेन सर्वेइंग वाली ब्रांच मान सकता हूँ। लेकिन बेटा अगर मैं बड़े एरिया पे, लार्ज एरिया की बात करूँ, तो लार्ज एरिया में मुझे अर्थ को मैं फ्लैट नहीं मान सकता। अर्थ के सरफेस को मुझे कर्व ही मानना पड़ेगा। तब वो कौन सी शाखा हो जाएगी सर्वेइंग की, जियोडेटिक वाली शाखा हो जाएगी, जियोडेटिक सर्वेइंग वाली शाखा हो जाएगी यहाँ पर हमारी। तो इस तरीके से मैं अपने सर्वेइंग को क्लासिफाई कर लूँगा। अब यहाँ पर टेक्स्ट बुक में लिखा है कि जब भी आप 195.5 किलोमीटर से 195.5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर से बड़ी एरिया में जब आप काम करोगे, तब आप क्या मानोगे, जियोडेटिक सर्वेइंग कर रहे हो आप, ये मानोगे। लेकिन आप 195.5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर से कम के एरिया पे काम करोगे, तो आप ये मानोगे कि आप प्लेन सर्वेइंग कर रहे हैं। अब क्या है कि कुछ कुछ बुक्स में देखिए, कुछ कुछ बुक्स में ये 195 को 250 किलोमीटर स्क्वायर भी दिया है, कुछ कुछ बुक्स में। ठीक है। तो उन्होंने लिखा है कि 250 से कम में आप प्लेन करते हैं, और जब 250 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा एरिया है तो आप जियोडेटिक सर्वे करते हैं, उसको जियोडेटिक सर्वे मानोगे आप। इस प्रकार से भी डाटा दिया है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। चलो। अब बेटा जो प्लेन सर्वेइंग होती है, इसको मैं लेस एक्यूरेट बोलता हूँ, और जो आपका जियोडेटिक है इसको मैं बोलूँगा मोर एक्यूरेट। ठीक है। क्योंकि एक्चुअल जो कंडीशन है अर्थ सरफेस की, कर्व है ना, उसको मैं मान रहा हूँ, तो दिस इज मोर एक्यूरेट, जियोडेटिक सर्वेइंग इज मोर एक्यूरेट। अब प्लेन सर्वेइंग में मैं फ्लैट सरफेस मानूंगा, तो लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स है ना, इसको मैं क्या बोलूँगा, लाइन ही बोलूँगा। लेकिन लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स इन दिस सर्वेइंग, इसको मैं क्या बोलूँगा, आर्क बोलूँगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ यूजेस के बारे में भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है। और लार्ज स्केल, इसको लार्ज स्केल में यूज़ करेंगे प्लेन सर्वेइंग को, जब आप डैम, ब्रिज या रोड बनाएंगे।
तब आप प्लेन सर्वेइंग को मानेंगे। लेकिन जब कंट्रोल पॉइंट की बात आएगी, जब आप प्लेन सर्वे करेंगे और आपको कंट्रोल पॉइंट स्टैब्लिश करना है, तो आप जियोडेटिक सर्वे यूज़ करोगे। ठीक है, इसका यूज़ इस शाखा का, इस ब्रांच और शाखा का, जो सर्वेइंग की इस शाखा का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे पर्पस के हिसाब से हम सर्वे का क्लासिफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है? ठीक है, अगर मान लीजिए कि मुझे जो नेचुरल और मेड मेड फीचर्स याद करते थे उसको बताना है, अगर मुझे ऐसे मैप्स बनाने हैं और उन मैप्स में मुझे नेचुरल एंड मेड मेड फीचर्स बताना है, जो अर्थ की सरफेस पे जो भी मेड मेड या नेचुरल फीचर्स है वो बताने हैं, तो जो सर्वे किया जाता है वो आपका होता है टोपोग्राफिकल सर्वे। अब टोपोग्राफिकल सर्वे की इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। टोपोग्राफिकल सर्वे, कंटूर्स वगैरह भी दिखाए जाते हैं इस पे। देखिए यहाँ पर टोपोग्राफिकल सर्वे गूगल इमेज आप देखिए, यहाँ पे नेचुरल और मैन मेड फीचर्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जब आपको मैप चाहिए तो जो सर्वे करेंगे आप, कौन सा सर्वे करेंगे? टोपोग्राफिकल सर्वे करेंगे आप तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स, तो आप क्या करोगे? इंजीनियरिंग सर्वे करेंगे। इसी प्रकार से एक होता है आपका कैडेस्ट्रियल सर्वे। अब कैडेस्ट्रियल सर्वे क्या होता है? कैडेस्ट्रियल सर्वे क्या होता है? अब बेटा जो आपकी होती है म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है, ये कैडेस्ट्रियल सर्वे के द्वारा प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स करती है। ठीक है, कि कैलकुलेशन ऑफ लैंड एरिया की कैलकुलेशन करेगी। ठीक है, तो जब मुझे कैलकुलेशन ऑफ लैंड एरिया करना है या फिर जो हमारी प्रॉपर्टी लाइन जो है उसको फिक्स करना है, आपका घर कहाँ है, आपके पड़ोसी का घर कहाँ है, सारी प्रॉपर्टी की लाइन को फिक्स करना है। ठीक है, तो जो सर्वे जो लिया जाएगा उसको मैं कैडेस्ट्रियल सर्वे बोलता हूँ। अब गूगल पे जाके इमेज देख लेते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वे की। देखिए आप यहाँ पे देखिए, आपको प्रॉपर्टी की लाइन वगैरह दिख जाएगी। तो ये जो कैडेस्ट्रियल सर्वे है बेटा, इट इज़ ए टाइप ऑफ लैंड सर्वे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से मैप मिलेगा आपको कैडेस्ट्रियल सर्वे के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे। जब भी मुझे वाटर या वाटर बॉडी के नज़दीक में काम करना है और मुझे डिस्चार्ज कितना हो रहा पानी का, कितनी डेप्थ ऑफ वाटर है, या फ्लक्चुएशन जो ओशन के टाइड उनमें कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये चीज़ें जब पता करनी है तो जो सर्वे करना पड़ेगा बेटा, उस सर्वे को मैं बोलूँगा हाइड्रोग्राफिक सर्वे। आज की क्लास में न्यूमेरिकल नहीं हुए हैं, है ना। आज की क्लास थोड़ी हो सकता है आपके बोरिंग हो, क्योंकि फंडामेंटल से तो थोड़ी बेसिक चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे से रिलेटेड चीज़ फोटो में दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे है जियोलॉजिकल सर्वे, है ना। अब बेटा जियोलॉजिकल सर्वे में क्या होता है? वन मिनट, आगे बढ़ते हैं। वन मिनट। जो अर्थ के स्टार्टा है, जो हमारा अर्थ है, एक एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे छूट गया है हमारा, इसके बारे में बात कर लेंगे।
पहले हम जियोलॉजिकल सर्वे के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस है। तो यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट हाइट पे डिफरेंट सॉइल होगा, सॉइल की प्रॉपर्टी अलग होगी। तो इन सॉइल प्रॉपर्टी के बारे में कितनी डेप्थ के बाद कौन सा सॉइल है, कौन सा स्ट्राटा है सॉइल का, क्ले है, सैंड है। तो टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट स्ट्राटा जिससे हमारा अर्थ सरफेस बना हुआ है, तो उस फील्ड से रिलेटेड जब मैं काम करता हूँ, सर्वे करता हूँ, तो उस सर्वे को मैं जियोलॉजिकल सर्वे बोल सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे भी है, एज पर द पर्पस हम सर्वे को एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि मान लो कि मुझे किसी जगह का किसी इंसान का पर्टिकुलर लोकेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मुझे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता करना है। ठीक है ना, या लोकल टाइम पता करना है, लोकल टाइम। तो ये जो ब्रांच हो गई डेट इज रिलेटेड टू लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लोकल टाइम। अब तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो हेवनली बॉडीज है उनको उनका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ऐसी शाखा सर्वेइंग की, इसको हम बोल देंगे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीज़ें हम लोग कवर करते जा रहे हैं। आपने देखा कि अलग अलग पर्पस के हिसाब से हमने सर्वे को क्लासिफाई कर दिया है। और एक बार हम पीछे आ जाते हैं, हमने यहाँ पे सर्वे को प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में भी क्लासिफाई किया था। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जब मैं अर्थ का कार्वेचर लेता हूँ तब जियोडेटिक सर्वे हो गया, जब नहीं लेता हूँ तो प्लेन सर्वेइंग हो गया। तो इस प्रकार से मैंने अपने कार्य को, इस प्रकार से मैंने अपने सर्वे को क्लासिफाई करा था। कब एक्यूरेट होता है, कब एक्यूरेट नहीं होता है, ये चीज़ें भी हमने जानी। ठीक है, अब सर्वे को बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं फील्ड पे, उसके हिसाब से भी हम, जब हमारा जो सर्वे के काम में जो इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से भी हम सर्वे को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज व्हाट, योर चेन सर्वेइंग, है ना। जब भी आप चेन या टेप के द्वारा मेजरमेंट करते, लीनियर मेजरमेंट करेंगे, तो उस सर्वे को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, चेन सर्वे बोलेंगे। अब इस सर्वे में एंगुलर मेजरमेंट होगा नहीं। अब चेन सर्वे में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, चेन करेंगे, चेन का प्रयोग करेंगे। चेन देख लेते हैं, चेन किस प्रकार से है। ये रही आपकी चेन की फ़ोटो। ठीक है, इस प्रकार से चेन का प्रयोग आप कर सकते हैं आपके सर्वे के काम में। आप इसके अलावा और भी इक्विपमेंट देख लेते हैं, जितने इक्विपमेंट है उसके हिसाब से आप सर्वे का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है कंपॉक्स। ठीक है, अब कंपॉक्स सर्वेइंग में क्या करते हैं बेटा, कंपॉक्स सर्वेइंग में क्या करते हैं कि जो आपकी सर्वे, जो जिस सर्वे लाइन का जो डायरेक्शन है, इसको अगर हम कंपॉक्स के द्वारा फाइंड आउट करते हैं, सर्वे सर्वे लाइन की डायरेक्शन को हम कंपॉक्स के द्वारा फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो उस ब्रांच ऑफ सर्वेइंग को हम लोग कंपॉक्स सर्वेइंग कहते हैं। यहाँ पर लीनियर मेजरमेंट हम किससे वापस करेंगे, चेन या टेप के द्वारा करेंगे। अब कंपॉक्स कैसा होता है, कंपॉक्स कैसा होता है, इस प्रकार से होता है आपका कंपॉक्स, इस प्रकार से इक्विपमेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेबलिंग, अब लेबलिंग में बेटा कुछ ऑटो लेवल, डंपी लेवल नाम के इक्विपमेंट होते हैं, उसके द्वारा हम एलिवेशन का पॉइंट निकालते हैं। आप ऑटो लेवल या डंपी लेवल किसी इक्विपमेंट की यहाँ पर हम लोग फोटो देख लेते हैं। एक तो टोटल स्टेशन के द्वारा भी निकालते, रुको, ये देखिए आपका ऑटो लेवल, फोटो देख लीजिए आप ऑटो लेवल की। ठीक है, टोटल स्टेशन की फ़ोटो भी आ रही है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये टोटल स्टेशन। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे और कौन से इक्विपमेंट है। प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में देख लेते हैं। ये बेटा आपका प्लेन टेबल है। अब प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या होता है कि जो सर्वे का काम रहता है, जो आपका फील्ड का काम रहता है और जो आपका ऑफिस का कार्य रहता है, उसको आप ऑफिस में नहीं करते, फील्ड में ही निपटा के आते हैं। तो बेटा ऐसा सर्वे का कार्य जहाँ पे फील्ड वर्क पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, उस ब्रांच को, उस शाखा को, सर्वे की उस ब्रांच को हम प्लेन टेबल सर्वेइंग बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक प्लेन टेबल लेते हैं, उस प्लेन टेबल के ऊपर हम लोग ड्राइंग शीट को फिक्स करते हैं और थ्रू डिफरेंट मेथड्स हम लोग हमारे सर्वेइंग के कार्य को करते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमारा कार्य है फील्ड का, उसको हम फील्ड में ही करके आएंगे। अब यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, आपका जो जो ऑफिस वर्क है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। प्लॉटिंग वगैरह सारी चीज़ें आप फील्ड में ही कर पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग साइमल्टेनियसली फील्ड पे ही कर लेंगे। ऑफिस वर्क यहाँ पे आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस कार्य को आप बरसात के मौसम में नहीं कर सकते, प्लेन टेबल सर्विंग। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट है, इसके बारे में भी हम लोग जानते रहेंगे आगे की क्लास में। आगे बढ़ते हैं। थियोडोलाइट की फ़ोटो ये है, ये थियोडोलाइट की फ़ोटो है। ठीक है, थियोडोलाइट सर्विंग, जब थियोडोलाइट का प्रयोग करोगे आप सर्विंग में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे टेकोमेट्रिक सर्वे भी होता है, जब आप टेकोमीटर का यूज़ करते हैं। अब टोटल स्टेशन सर्वे भी होता है बेटा। अगर आप टोटल स्टेशन का यूज़ करते हैं तो बेस्ड ऑन इक्विपमेंट, जितने इक्विपमेंट आप कर रहे हैं प्रयोग सर्वे के दौरान, उसके हिसाब से आप सर्वे का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे एक है आपका फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। एक मिनट, मैंने थियोडोलाइट बता दिया आपको, टेकोमेट्री, फोटोग्रामेट्री। हाँ, अब इन डिटेल अभी इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि इनके तो हर चैप्टर को हमको डिटेल में बेटा पढ़ना ही है। ठीक है, टेकोमेट्रिक सर्वे में क्या करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम ऑप्टिकली मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन इक्विपमेंट कॉल्ड टेकोमीटर। फिर इसके बाद फोटोग्रामेट्रिक सर्वे होता है। अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग कैमरे की सहायता से फोटोग्राफ लेते हैं। हम लोग फोटोग्रामेट्रिक सर्वे में कैमरे के द्वारा फोटोग्राफ लेते हैं। अब ये यहाँ पर जो कैमरे से जब हम फोटोग्राफ रहेंगे, तो हो सकता है हमारा जो कंट्रोल पॉइंट है, कैमरा है, वो ग्राउंड के नज़दीक हो, या फिर हमारा कैमरा हवाई जहाज, या तो फिर हम हमारी जो फ़ोटोज़ है उसको हमारे एरोप्लेन की सहायता से हम फ़ोटो लें। इनएक्सेसिबल एरिया से, फॉरेस्ट हो गया, हिल है, जहाँ पर हमारा जाना मुश्किल है, वहाँ पर हम फोटोग्रामेट्रिकल सर्वे का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड। तो सर्वे को हम किस जगह पे करते हैं, नेचर ऑफ फील्ड है ना, या तो आप लैंड पे करेंगे सर्वे को, तो लैंड सर्वे हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से आप सर्वे को मराइन सर्वे की ब्रांच में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे की ब्रांच में भी आप सर्वे को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो नेचर ऑफ फील्ड ऑफ वर्क, नेचर ऑफ फील्ड सर्वे के हिसाब से भी आप सर्वे को क्लासिफाई कर सकते हैं। लैंड के ऊपर कर रहे हैं, अब यहाँ पर मैंने लैंड के ऊपर में आपका एग्जांपल लिख दिया है बेटा। 1 मिनट, यहाँ पर मैंने आपका लिख दिया आपका कैडेस्ट्रियल सर्वे। ठीक है, यहाँ पर आपका लिख दिया मैंने कैडेस्ट्रियल सर्वे। ठीक है,
कैडेस्ट्रियल सर्वे जो हो गया, जहाँ पे प्रॉपर्टी लाइन फिक्स करनी है आपको, जब जो सर्वे करते हो लैंड के ऊपर करते हैं, तो ये एक लैंड सर्वे का एग्जांपल हो गया। मराइन सर्वे भी हो सकता है पानी के आसपास मराइन एरिया में, ठीक है। फिर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हो गया। तो क्लासिफिकेशन सर्वे के बारे में भी हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग? अब बेटा देयर आर टू प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग करने के दो प्रिंसिपल है। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस टॉपिक से भी बन जाते हैं, व्हाट आर द टू प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो बेटा जब भी आप सर्वेइंग करते हैं तो आप हमेशा वर्क करेंगे फ्रॉम होल टू पार्ट। यहाँ देखिए आप, जब भी आप सर्वे का काम करेंगे तो आप वर्क करेंगे फ्रॉम होल टू पार्ट। अब इसका मतलब क्या है होल टू पार्ट में? जैसे बेटा मैंने आपको बोला कि आपको एक दूरी फाइंड आउट करना है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब इनके बीच की जो दूरी है बेटा मान लीजिए कि 100 मीटर है, और मैंने आपको एक 20 मीटर की चेन दे दी, एक मैंने आपको 30 मीटर की चेन दे दी है। मैंने आपको 30 मीटर की चेन दी है और इनके बीच की दूरी फाइंड करने का बोला है। अभी आपको पता नहीं है 100 मीटर है, ठीक है। अब पहले आप गए और आपने 20 मीटर ही नापा, फिर आप गए, फिर आपने 20 मीटर नापा, फिर आपने मान लीजिए वापस से 20 मीटर नापा, फिर आपने वापस से 20 मीटर नापा बेटा, फिर आपने वापस से 20 मीटर नापा। इस तरीके से आपने 100 मीटर नापा बिटवीन पॉइंट ए से बी। तो आपने 20-20 मीटर करके 5 बार चेन चेन के द्वारा 20-20 मीटर की दूरी आपने 5 बार नापी। इसके द्वारा आपने टोटल 100 मीटर की दूरी नाप ली। तो ये जो काम करा आपने पार्ट में करा। आपके पास चेन थी 30 मीटर की, अगर आप चाहते तो होल 30 मीटर की दूरी एक ही बार में आप क्या कर सकते थे, मेजर कर सकते थे। किस प्रकार से आप मेजर कर सकते थे? यहाँ देखिए, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। पहले आपने पूरी होल 30 मीटर की दूरी नाप लेते आप, फिर आप 30 मीटर की दूरी नाप लेते, फिर आप 30 मीटर की दूरी नाप लेते, फिर आखिरी में जो दूरी बचती मान लीजिए 10 मीटर, उसको आप नापते। तो यहाँ पर आपको चेनिंग कितनी बार करनी पड़ी? 4 बार, क्योंकि आपने 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर ये 3 बार ये दूरी नापी है। फिर आखिरी में जो 10 मीटर था उसको आपने नापा। तो आपने क्या काम करा है बेटा, फ्रॉम होल टू पार्ट। आपको 30 मीटर की चेन दी थी, तो आपने 30 मीटर की पूरी लंबाई एक ही बार में नाप ली है। तो यहाँ पर आपने कितनी बार चेनिंग करी है? लगभग आपने 4 बार चेनिंग करी है, लेकिन यहाँ पर आपने 5 बार करी है। तो क्या होता है कि जब आप ज़्यादा बार मेजरमेंट करते हैं तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं एरर होने के, है ना। तो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर की इकट्ठा होने की ज़्यादा संभावना रहती है। जब आप कैसे काम कर रहे हो, जब आप कर रहे हो फ्रॉम पार्ट टू होल। अगर आप पार्ट टू होल में करोगे तो ज़्यादा संभावना रहेगी। मान लीजिए आप यहाँ पर पहले 20 मीटर नाप लेते, फिर 20 मीटर नाप लेते बेटा, फिर 30 मीटर नापते, फिर 30 मीटर नापते। तो यहाँ पर भी आपने 100 मीटर ही नापी है, लेकिन आपने क्या करा है बेटा, आपने पार्ट वाली दूरी पहले नापी, आपने पूरी पूरी होल दूरी नहीं नापी है। तो ज़्यादा एरर की संभावना रहेगी। आपको जितनी दूरी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा होल होल से काम करना। अगर 30 मीटर की चेन दी है तो कोशिश करें कि पूरी दूरी एक ही बार में आप क्या कर ले, मेजर कर ले, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो आप इसका यहाँ पर। अब क्या होगा कि आज मान लीजिए कि आपको 1 मिनट, मान लीजिए बेटा आपको 70 मीटर की दूरी होती है, मान लीजिए। अब 70 मीटर की दूरी है, 30 मीटर की चेन दी है, आप 30 मीटर नाप रहे हो, फिर 30 मीटर नाप रहे हो, फिर आखिरी के 10 मीटर आपने नाप ली, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर होने की संभावना क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि आपने होल होल से पार्ट में आप काम कर रहे हो। लेकिन आपने 10 नापी, फिर 20 नापी,
फिर आपने 30 नाप ली, है ना, फिर आपने 10 नाप ली, तो एरर की संभावना बढ़ती जाएगी अगर आप पार्ट में काम करेंगे तो। ये मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जब भी आपको काम करना है तो होल टू पार्ट में आपको काम करना है, ये पहला प्रिंसिपल है। और दूसरा प्रिंसिपल है कि जब भी आपको किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो आपको कम से कम 2 मेजरमेंट के द्वारा उस पॉइंट को क्या करना है, लोकेट करना है। अब जैसे आप यहाँ देख लीजिए पहले एग्जांपल में, ये वाला एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास ए बी लाइन थी। अब यहाँ पर ए और बी पॉइंट तो पहले से ही मौजूद था, आपको सी पॉइंट को लोकेट करना है। तो सी पॉइंट को लोकेट करोगे तो कम से कम आपको 2 मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आपको ए से आपको सी पॉइंट लोकेट करना है, आपने ए से आर्क काट दी, फिर बी से आर्क काट दी, जो भी पर्टिकुलर दूरी की आर्क काटी आपने। तो इस प्रकार से अगर आपके पास 2 लीनियर मेजरमेंट है तो इसके द्वारा आप किसी तीसरे पॉइंट को प्लॉट कर पाओगे, ठीक है। या तो आपको यहाँ से ए बी जो है, ए पॉइंट से सी पॉइंट ए सी के बीच में कितना एंगल वो पता है आपको, बी सी के बीच में जो एंगल है वो पता है आपको, तब भी आप सी पॉइंट को क्या कर पाओगे बेटा, लोकेट कर पाओगे। इसी प्रकार से मान लीजिए कि ए पॉइंट से आपको दूरी भी पता है सी पॉइंट की, ए और बी के बीच की दूरी पता है, और ए और सी कितना एंगल बना रहे हैं ए बी के साथ, अगर आपको वो पता है तब भी आप सी पॉइंट को लोकेट कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो चौथा वाला फोर्थ केस देख लीजिए आप। इस केस में क्या करा है कि ए बी दूरी है आपके पास, ये आपको पता है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि मुझे डी पॉइंट को लोकेट करना है, यहाँ पर डी पॉइंट लोकेट कर रहा हूँ बेटा, है ना। बाकी एग्जांपल में सी पॉइंट लोकेट कर रहा हूँ, तो यहाँ डी पॉइंट लोकेट करने में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये बोला है कि ये जो डी पॉइंट है यहाँ से मैं एक ऑफसेट ड्रॉप कर रहा हूँ, एंड डेट ऑफसेट, जो यहाँ से मैं एक ऑफसेट ड्रॉप कर रहा हूँ। 1 मिनट। अब यहाँ पर मुझे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो मुझे ये पता होना चाहिए बेटा कि कितना एंगल बना रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये जो सी डी से सी, यहाँ पे प्लॉट नहीं करा है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन है ए बी, ठीक है। ये ए बी लाइन से, ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है आपकी सी डी लाइन, ये जानकारी होनी चाहिए मेरे पास। और एक डिस्टेंस होनी चाहिए मुझे, मेरे पास 2 जानकारी होनी चाहिए इस तरह की प्लॉटिंग में। जैसे एक जानकारी तो मेरी ये है कि जो सी डी लाइन है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन, और यहाँ पर जब मुझे डी पॉइंट प्लॉट करना है तो क्या पता होना चाहिए बेटा, मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए ये दूरी, ए सी की दूरी, ए सी की डिस्टेंस पता होनी चाहिए मुझे, या फिर मुझे सी बी की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर डाल दिया बेटा मैंने, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये दूरी पता है या ये दूरी पता है तभी मैं इस पॉइंट को क्या कर पाऊँगा, इस पॉइंट को मार्क आउट कर पाऊँगा। तो इस तरीके से 2 लीनियर मेजरमेंट के द्वारा मैं किसी पॉइंट को लोकेट कर सकता हूँ। दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, ठीक है। तो आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, काफ़ी स्लो भी था, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे बंद करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब कल की क्लास में फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग के सेकेंड पार्ट को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ओके।